हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के बाद चर्चा करते हैं मुख्य परीक्षा में किस तरह से आंसर्स लिखे जा सकते हैं, खासतौर पे करंट अफेयर बेस्ड अगर क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे देखा जा सकता है। और अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो आप यहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल चैनल है घटना सूत्र, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से मेंस के जो प्रश्न हैं आज जो कल करंट अफेयर्स उसके आधार पर बने हैं और उनको कैसे लिखा जा सकता है। साथ ही हम देखेंगे 5 एमसीक्यू को भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहला जो प्रश्न है, बात करते हैं भारत की वृद्धि क्षमता सशक्त बनी हुई है, मतलब ग्रोथ रेट यहाँ पे भारत की अच्छी है। फिर भी कुछ ना कुछ जो हमारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी स्टेबिलिटी है ग्रोथ को वहाँ पे बाधा देते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं। इन कमजोरियों को पहचान कर कि क्या आखिर स्ट्रक्चरल बैरियर है हमारी ग्रोथ में। इसके अलावा जो दीर्घकालीन वृद्धि, लॉन्ग टर्म जो हमारी ग्रोथ है, उसका जो इम्पैक्ट उसको भी एनालाइज करें। स्ट्रैटेजिक जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे बताएं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, आप क्या बताएंगे? यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि भारत अगर देखें वर्तमान में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी और वेरियस सेक्शन का योगदान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें, कुछ हालांकि चैलेंजेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनको यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे चैलेंजेस तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं बताना, चैलेंजेस आपको यहाँ पे बताना है, चुनौती है। फिर चुनौतियों के बारे में आप आ जाएँगे और शुरू से बताने लगेंगे कि अब क्या-क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली बात है, रोज़गार के चैलेंज यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पे आंकड़े बताएँगे कि कृषि पर जो निर्भरता है, आप देखिए लगभग 51% के आसपास जो लोग हैं, या 45% जो वर्किंग फोर्स है, अभी क्या है, कृषि पे निर्भर है। जिससे सर क्या हो रहा है कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर, तो यहाँ पे हिडन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड चैलेंज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कौशल विकास नहीं दिखाई दे रहा, मानव पूंजी का निर्माण वह प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो यूएनडीपी का जो रिपोर्ट, उसमें आप बता सकते हैं, यूएनडीपी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 112 दिखाई दे रहा है। अभी ये जो रैंकिंग है ये इंप्रूव नहीं हो पा रही है प्रॉपरली टाइम से। इस वजह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो स्किल डेवलपमेंट में जो भारत की जो पीछे जो स्थिति है उसको यहाँ पे दर्शा रहा है। इसके अलावा नवाचार, कम निर्माण क्षेत्र योगदान यहाँ पे देखें, नवाचार यहाँ पे बढ़ावा नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नए उद्योगों की स्थापना यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रही है। स्टार्टअप ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन वो फेल होते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चैलेंज क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा और क्या ग्रोथ रेट में प्रॉब्लम होती है? एक तो एनपीए, बैंकों का जो इंश्योरेंस कंपनी सभी का एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या यहाँ पे बन के सामने आ रही है। इसके अलावा रीजनल इम्बैलेंस, अगर देखो कुछ क्षेत्र यहाँ पे बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, इसके अलावा रूरल जो अर्बन इम्बैलेंस है, इससे क्या हो रहा है, एक समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही है जो लगातार, ये मतलब लॉन्ग टर्म की समस्या, ऐसा नहीं कि अभी की समस्या। ये बात को अगर 60 साल समस्या लगातार देखने को, 70 साल समस्या देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इम्पैक्ट यहाँ पे क्या है, स्टेप्स यहाँ पे आप बताएं। अब यही सारी चीज़ों को ठीक किया जा सके। अगर हम बात करें, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, एमएसएमईज को यहाँ पे लोन दिया जाना चाहिए, सेमी अर्बन जो सिटीज़ हैं, इसके अलावा जो रूरल एरिया है वहाँ पे कोई लोन ले रहा है तो उसको लेके यहाँ पे उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, जिससे जो चैलेंजेज हैं वो उनके सामने उत्पन्न ना हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप बात करें, शिक्षा है, कौशल है, स्किल डेवलपमेंट है, उसको यहाँ पे ठीक करने की आवश्यकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को सही करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे टैकल करके जो भारत की जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम उसको यहाँ पे ठीक किया जा सकता है, और जो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस उसको यहाँ पे सही दिशा में प्रयास यहाँ पे किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न बात करें, भारत में नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में कृषि क्यों महत्वपूर्ण है, और कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक नीतियों पर प्रकाश डालिए। तो नेट जीरो को प्राप्त करने के लिए एग्रीकल्चर का क्या रोल, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि आखिर नेट जीरो है क्या। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत ने जो पेरिस समझौता 2015 है, उसके तहत भारत ने कमिट किया, भारत ने कहा पिछले साल ग्लासगो जब भारत गया कि 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो यहाँ पर हम हो जाएंगे। और पंचामृत का कॉन्सेप्ट भी भारत ने दिया। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि हम 2030 तक 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से यहाँ पे जनरेट करेंगे। ये सारी चीज़ें भारत ने कही थी। लेकिन अगर आप देखेंगे चैलेंज यहाँ पे दिखाई देते हैं तो एग्रीकल्चर बेस पे, क्योंकि आपको पता है कि जो कृषि है उसमें भी चाहे सिंचाई की परियोजनाएं हो, चाहे आप देखें अ, जो कृषि की पूरी प्रक्रिया, उसमें भी कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है, और कुछ ना कुछ जो पोल्यूशन वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कृषि का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, पहला रोल कि जो गैर CO2 नॉन CO2 जो इमिशन, उसके सोर्सों को यहाँ पे कम करना। जैसे कि आपको पता है कि धान की खेती को सही तरीके से करना, पशुधन में जो मीथेन वगैरह की जो चीज, मीथेन वगैरह जो निकलती है, उसके अलावा जो उर्वरकों से जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इनको यहाँ पे क्या करना, बैलेंस करना, जिससे क्या किया जा सके, जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा मिलता है वो ना मिल पाए। इसके अलावा जो ग्राम में निर्भरता कृषि पर, उसको कम करना, स्वरोजगार जैसे उत्पन्न करना। इसके अलावा जो छोटे उद्योग, हम जो माइक्रो उद्योग, उनको भी प्रमोट यहाँ पे करना, इसके बारे में यहाँ पे काम किया जा सकता है। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री को यहाँ प्रमोट किया जा सकता है। स्थायी कृषि या पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी जो स्कीम है, सरकार वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिससे क्या किया जा सके, किसान की जो
वो पुरानी नीति थी कि सिंचाई को लेकर या अन्य को लेकर यहाँ पे ठीक होगी, तो कहीं न कहीं जो जलवायु पर जो इम्पैक्ट है या क्लाइमेट पे जो फुटप्रिंट्स है एग्रीकल्चर के नेगेटिवली, वो क्या है कहीं न कहीं यहाँ पे कम हो जाएँगे। और जो इनोवेशन उसको यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है, ड्रोन वगैरह का उपयोग यहाँ पे किए जाने से आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा जलवायु अनुकूलन कृषि को लेके यहाँ पे कुछ नीतियों में सुधार करने की बात हो रही है। जैसे अगर आप देखें, धान को लेके अगर आप देखें, फसल को डाइवर्सिफ़ाई करने की यहाँ पे बात हो रही है कि फसल को डाइवर्सिफ़ाई किया जाए, मोटे अनाज का उत्पादन यहाँ पे बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो नेचुरल फार्मिंग उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, कार्बन क्रेडिट का जो बाज़ार है, उसको यहाँ पे एक्टिव किया जाए। इस तरह से आप देखें बहुत सारे स्टेप उठाए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर का यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, जिससे जो क्लाइमेट चेंज है हमारा उसको यहाँ पे कम कर सकते हैं और नेट ज़ीरो को टारगेट को भी हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के जो एमसीक्यू है उनके बारे में। पहला जो एमसीक्यू बात कर रहा है किसके बारे में? जीन एडिटिंग को लेकर। जीन एडिटिंग को लेके यहाँ पे कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जो बेस एडिटिंग है, एक नई जीन संपादन विधि है जो डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक बनाकर सही जीन अनुक्रम को सम्मिलित करने का कार्य करती है। तो क्या कथन सही है? इसको बताना है आपको। दूसरा कथन है बेस एडिटिंग को पारंपरिक क्रिस्पर कैस9 की तुलना में अधिक सटीक व कम विघटनकारी माना जाता है, क्योंकि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को काटे बिना एक डीएनए बेस को दूसरे से रासायनिक रूप में परिवर्तन करने में ये सक्षम होती है। तो इसका सही आंसर क्या है आपको यहाँ पे बताना है। अब हम बात करें इसका सही आंसर, क्या सही आंसर होगा इसका? बी, सॉरी ए, डी। क्योंकि हम पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहले स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जो बेस एडिटिव डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक नहीं करता है, यह पारंपरिक रूप से क्रिस्पर कैस9 के अपोजिट किसी नए जो सीक्वेंस उसको जोड़ने या कटिंग की आवश्यकता के बिना एक बेस को सीधे दूसरे में बदल देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे? डबल स्टैंड बनाकर। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर डबल स्टैंड ब्रेक यहाँ पे नहीं करता है। इसका पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, बात करता है कि हाल ही में शुरू की गई भारत फोरकास्टिंग सिस्टम भारत की मौसम पूर्वानुमान क्षमता एक छलांग बड़ी छलांग इसके बेहतर प्रदर्शन के मुख्यतः क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा सी। ये 6 किलोमीटर के अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन ग्रिड पर कार्य करता है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, और यह रियल टाइम पूर्वानुमान को तेज प्रसंस्करण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सी। प्रश्न क्रमांक 3 लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। यह विश्व का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। दूसरा, दूसरा यहाँ पर एलएससी अपने सुपर कंडक्टिव मैग्नेट को स्थिर करने के लिए बाहरी अंतरिक्ष से अधिक तापमान पर कार्य करता है। अब ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि बाहरी अंतरिक्ष से अधिक तापमान पर काम करता है। तीसरा, एलएससी डिपोल मैग्नेट का उपयोग बीम को केंद्रित करने, क्वाड्रुपोल मैग्नेट का उपयोग करके कणों को घुमाने में किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो केवल दो। चौथा प्रश्न बात करें गोंड कला के संबंध में। गोंड कला की एक कोल कला परंपरा जिसमें ज्यामिति आकृतियों और राज दरबारों के दृश्य दिखाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है गोंड कला की प्रमुख विशेषता है कि आकृतियों को सूक्ष्म बिंदुओं और रेखाओं से भरा जाता है, इसमें बनावट और गति का आभास होता है। तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है? सही स्टेटमेंट होगा डी। कथन ए गलत है, लेकिन कथन दो यहाँ पे सही है। प्रश्न क्रमांक 5 बात करेगा नो योर डिजीपन पोर्टल के कथनों पर विचार करना है। तो इसका यह पोर्टल एक भौगोलिक निर्धारित ग्रिड पर आधारित डिजिटल पता प्रणाली विकसित करता है जो प्रत्येक स्थान को अक्षांश देशांश के आधार पर एक विशिष्ट डिजिपन पर सौंपता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसका सही है। इस मंच को डाक विभाग आईआईटी बॉम्बे द्वारा तैयार किया गया। ये यहाँ पे गलत है। डाक विभाग आईआईटी इसरो नहीं, आईआईटी बॉम्बे एनआरएससी कोई अधिकारी भागीदारी इसमें नहीं बताई गई है। तो इनकी यहाँ पे भागीदारी यहाँ पे एनआईआरएस की इसकी नहीं है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा, पोर्टल का तकनीकी डाटा स्रोत कोड पूरी तरह से गोपनीय है, केवल सरकारी एजेंसियों को ये सुलभ है। तो उसका स्टेटमेंट तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल ए। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।